नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से मंगोलिया भारत का लगभग आधा है, परंतु इतनी विशाल भूमि के बावजूद मंगोलिया की 99% भूमि पर कोई नहीं रहता। 2024 तक मंगोलिया की जनसंख्या लगभग 34 लाख है। ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होते हुए भी बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 2 लोग रहते हैं। देश की अधिकांश जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, विशेष रूप से राजधानी उलान बटार में, जहां लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। शेष जनसंख्या देश के विशाल, ग्रामीण और विरल रूप से बसे क्षेत्रों में फैली हुई है। आखिर क्यों इस देश की इतनी बड़ी भूमि खाली पड़ी है? इसके पीछे छिपे हैं कुछ अद्वितीय भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण। आज के वीडियो में हम इन सब कारणों की गहराई से पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि मंगोलिया 99% खाली क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं मंगोलिया के अनोखे भूगोल और जलवायु से। मंगोलिया की खाली भूमि का सबसे पहला और बड़ा कारण है इसका भूगोल। मंगोलिया की भूगोलिक स्थिति इसे एक कठिन और असामान्य जलवायु प्रदान करती है। आइए इसे 3 प्रमुख हिस्सों में समझते हैं। मंगोलिया का हाई ऑल्टीट्यूड, यहाँ की मिट्टी और तापमान। मंगोलिया के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में ऊंचाई पर स्थित पर्वत हैं। यहाँ की पर्वतीय श्रृंखलाएं इसे एक ठंडा और कठोर क्षेत्र बनाती हैं। इन क्षेत्रों में जीवन यापन करना बेहद मुश्किल है। यहाँ का तापमान सामान्यतः -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मंगोलिया की जलवायु बहुत ही ठंडी है। देश का अधिकांश हिस्सा उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण एक ध्रुवीय क्षेत्र बन जाता है। इस कारण यहाँ की जमीन अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है और टेम्परेचर भी बेहद लो लेवल पर रहता है। मंगोलिया में बारिश की मात्रा बेहद कम होती है। यहाँ की जमीन सूखी और बंजर है। यहाँ की मिट्टी में खनिजों की कमी है, जो इसे खेती के लिए अनुपयुक्त बनाती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों से होने वाला मिट्टी का इरोजन भी एक बड़ी समस्या है। भौगोलिक दृष्टिकोण से मंगोलिया की राजधानी उलान बटार बाकी देश की तुलना में अधिक रहने योग्य है। उलान बटार देश के उत्तर मध्य हिस्से में स्थित है, जो एक अपेक्षाकृत प्लेन एरिया है। ये क्षेत्र बाकी मंगोलिया जैसे कि गोबी रेगिस्तान के शुष्क दक्षिणी क्षेत्र या देश के पहाड़ी और ऊंचे इलाकों की तुलना में कम एक्सट्रीम क्लाइमेट वाला है। मंगोलिया में अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते हैं, विशेषकर सर्दियों में। गोबी रेगिस्तान और अन्य दक्षिणी भागों में शुष्क और गर्म जलवायु होती है, जबकि उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड और कठोर मौसम होता है। उलान बटार में सर्दी काफी कठोर होती है, लेकिन वहां थोड़ी अधिक बारिश होती है और यह मौसम के हिसाब से थोड़ी कम एक्सट्रीम वाली जगह है, जिससे यह अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक रहने योग्य है। मंगोलिया के बड़े हिस्से में वर्षा कम होती है, विशेषकर गोबी रेगिस्तान और अन्य शुष्क इलाकों में। उलान बटार की तुलना में यहाँ थोड़ी अधिक वर्षा होती है, जिससे खेती और जल आपूर्ति के लिए हालात थोड़ा बेहतर होते हैं। इससे शहर में जीवन अन्य शुष्क कठोर क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा अधिक आसान है। उलान बटार के आसपास के क्षेत्र जल स्रोतों और कृषि योग्य भूमि के लिए बेहतर माने जाते हैं, जबकि देश के कई अन्य भागों में ये सुविधाएं सीमित हैं। इसका मतलब है कि उलान बटार में आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति अधिक स्थिर रहती है। मंगोलिया के दक्षिणी हिस्सों में रेगिस्तान और सूखा जैसी समस्याएं अधिक होती हैं, जबकि पश्चिमी हिस्से में कठोर सर्दियों के साथ बर्फीले तूफान आम है। उलान बटार इन चरम प्राकृतिक आपदाओं से थोड़ा बचा हुआ है, जिससे यह अधिक सुरक्षित और रहने योग्य क्षेत्र बनता है। इन भौगोलिक और जलवायु कारणों की वजह से उलान बटार मंगोलिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक रहने योग्य है। मंगोलिया की खाली भूमि का एक और बड़ा कारण है इसका ऐतिहासिक जनसंख्या ह्रास। 1200 ईस्वी में गेंगिस खान का मंगोलियाई साम्राज्य अपने चरम पर था। मंगोलिया एक समय में दक्षिणी रूस और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। गेंगिस खान की मृत्यु के बाद मंगोलिया के साम्राज्य का विभाजन हो गया और इसे खानातों में बांट दिया गया, लेकिन यह विभाजन मंगोलिया के लिए विनाशकारी साबित हुआ। 1787 में जंगार वंश द्वारा मंगोलिया पर एक बड़ा युद्ध छेड़ा गया। इस युद्ध ने मंगोलिया की जनसंख्या को पूरी तरह तबाह कर दिया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर था और चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने एशिया से लेकर यूरोप तक एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। हालांकि
इस विस्तारवादी नीति ने मंगोलों की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, क्योंकि लगातार युद्धों और हमलों ने उनकी जनसंख्या को बहुत नुकसान पहुंचाया। मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न खानातों के बीच आंतरिक संघर्ष बढ़ गए थे। चंगेज खान की मृत्यु के बाद साम्राज्य में विभाजन हुआ और उसके वंशों के बीच सत्ता के लिए आपसी युद्ध छिड़ गया। ये आंतरिक संघर्ष मंगोलों की जनसंख्या को और कमजोर करते गए, क्योंकि इन लड़ाइयों में हजारों मंगोल सैनिक मारे गए। मंगोल साम्राज्य के पतन के बाद मंगोलिया का एक बड़ा हिस्सा चीन के मिंग राजवंश के साथ लगातार युद्ध में उलझा रहा। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में मिंग साम्राज्य और मंगोलों के बीच हुए युद्धों ने मंगोलिया की जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव डाला। इन संघर्षों में मंगोलों ने न केवल अपने क्षेत्र खोए, बल्कि जनसंख्या भी बड़ी संख्या में कम हुई। 17वीं शताब्दी में मंगोलों का किंग डायनेस्टी से संघर्ष हुआ, जिसने मंगोलिया को अपने अधीन कर लिया। इस संघर्ष ने मंगोलिया की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और मंगोलों की जनसंख्या को काफी हद तक कमजोर कर दिया। मांचू साम्राज्य के अधीन मंगोलिया की स्वायत्तता खत्म हो गई और इस अवधि में भी जनसंख्या को नुकसान पहुंचा। इन ऐतिहासिक संघर्षों और युद्धों के कारण मंगोलिया की जनसंख्या बार बार विनाश का सामना करती रही। इन युद्धों और आंतरिक संघर्षों ने मंगोलिया की आबादी को न केवल कम किया, बल्कि उसके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी गहरा आघात पहुंचाया। इस युद्ध के दौरान मंगोलिया की जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा खत्म हो गया। यह युद्ध मंगोलिया की जनसंख्या के लिए एक बड़ा धक्का था, जिससे देश कभी उबर नहीं पाया। इतिहास के इस कठिन दौर के बाद मंगोलिया ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। बौद्ध धर्म, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ने मंगोलियाई समाज को युद्धों से बाहर निकाला। लेकिन इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि जनसंख्या वृद्धि ठहर गई। बौद्ध धर्म के प्रभाव ने मंगोलिया में जन्म दर को धीमा कर दिया। धार्मिक कारणों से परिवार बढ़ाने की प्रवृत्ति कम हो गई और जनसंख्या स्थिर हो गई। इस प्रकार मंगोलिया की जनसंख्या ने कभी भी तेजी से वृद्धि नहीं की। सोवियत संघ ने भी मंगोलिया को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाया, विशेषकर 20वीं शताब्दी के दौरान, जब मंगोलिया सोवियत संघ के प्रभाव में आया। इसका सबसे बड़ा असर मंगोलिया की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना पर पड़ा। 1930 के दशक में सोवियत संघ ने मंगोलिया पर अपने प्रभाव को बढ़ाया और वहां एक कठपुतली सरकार स्थापित की। इस सरकार ने सोवियत नीतियों को लागू किया और मंगोलिया की राजनीतिक स्वतंत्रता को लगभग समाप्त कर दिया। जो लोग सोवियत विचारधारा के खिलाफ थे, उन्हें दमन का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ ने मंगोलिया में महान शुद्धिकरण अभियान चलाया, जिसके तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा गया या निर्वासित किया गया। इस शुद्धिकरण में मुख्य रूप से बौद्ध धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी और राजनीतिक विरोधी निशाने पर थे। मंगोलिया की धार्मिक पहचान पर सोवियत शासन ने गंभीर हमला किया। मंगोलिया में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था और वहां सैकड़ों बौद्ध मठ थे। 1930 के दशक में मंगोलिया में लगभग 700 बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया गया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। सोवियत संघ ने मंगोलिया में धर्म को हतोत्साहित किया, खासकर बौद्ध धर्म को। धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक शिक्षा को खत्म कर दिया गया। मंगोलिया की सांस्कृतिक पहचान पर भी सोवियत संघ ने गहरा आघात किया। मंगोलिया के पारंपरिक जीवन शैली और मूल्य सोवियत विचारधारा के अनुरूप नहीं थे, इसलिए सोवियत संघ ने मंगोलिया को कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाने के लिए मजबूर किया। पारंपरिक मंगोलियाई रीति रिवाजों और जीवन शैली को पुरानी और अप्रगतिशील मानकर दमन किया गया। शिक्षा और भाषा पर प्रभाव। मंगोलिया की शिक्षा प्रणाली को सोवियत मॉडलों के अनुसार ढाला गया और रूसी भाषा और सोवियत विचारधारा को प्रमुखता दी गई। इसने मंगोलियाई सांस्कृतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया। हालांकि सोवियत संघ ने मंगोलिया को औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचा विकास में सहायता दी, लेकिन इसका दीर्घकालिक लाभ सीमित था। सोवियत संघ की नीतियां मंगोलिया को अत्यधिक निर्भर बना रही थीं, जिससे मंगोलिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सोवियत संघ पर निर्भर हो गई। कृषि और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सोवियत नियंत्रण हो गया, जिससे मंगोलिया की आर्थिक स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई। मंगोलिया के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोवियत संघ की जरूरतों के अनुसार किया गया,
जिससे देश की प्राकृतिक संपत्तियों का दोहन हुआ। सोवियत संघ के शासन और प्रभाव ने मंगोलिया की जनसंख्या, संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव डाला। धार्मिक उत्पीड़न, राजनीतिक दमन और सांस्कृतिक पहचान के विनाश ने मंगोलिया के समाज को लंबे समय तक प्रभावित किया। मंगोलिया की स्वतंत्रता और उसकी पारंपरिक पहचान को सोवियत संघ के अंतर्गत गहरे आघात का सामना करना पड़ा। मंगोलिया के कई क्षेत्रों में जीवन यापन असंभव है। देश का पश्चिमी और दक्षिणी भाग हमेशा खाली रहा है। यहां तक कि यहां के ऊंट, बैक्टीरियन ऊंट भी जीवित नहीं रह सकते। वर्तमान में मंगोलिया की आधे से ज्यादा जनसंख्या केवल एक छोटे त्रिकोणीय क्षेत्र में बसी हुई है। इस क्षेत्र में स्थित है मंगोलिया की राजधानी उलान बटार। यहाँ के तापमान और जलवायु स्थितियां मंगोलिया के बाकी हिस्सों से अपेक्षाकृत बेहतर हैं। मंगोलिया की 99% खाली भूमि के पीछे मुख्य कारण उसकी भौगोलिक स्थिति, कठोर जलवायु, ऐतिहासिक युद्ध और बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इन सभी कारणों के चलते मंगोलिया की अधिकांश भूमि बंजर और निर्जन पड़ी है और केवल 1% हिस्से में ही लोग निवास करते हैं। तो यह थी मंगोलिया की कहानी। एक देश जो एक समय पर महाशक्ति था, लेकिन आज उसकी 99% भूमि खाली पड़ी है। इसके पीछे छिपे हैं जटिल प्राकृतिक और ऐतिहासिक कारण। चाहे ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हों, कठोर जलवायु या फिर ऐतिहासिक युद्ध और बौद्ध धर्म का प्रभाव, इन सब ने मिलकर मंगोलिया की भूमि को निर्जन बना दिया। लेकिन मंगोलिया की यही कहानी इसे विशेष बनाती है। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे भूगोल, इतिहास और धर्म ने एक देश की जनसंख्या और उसकी भूमि के वितरण को प्रभावित किया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।